आप सभी बच्चों का दृष्टि एचसीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मयूर कस्तूरी और आज एक बार फिर से इस बेहतरीन वीडियो सीरीज में जहां हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के सभी संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको मिल रही है ये वीडियोस, और वो भी वो टॉपिक्स जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज्यादा। और हरियाणा सिविल सर्विसेज 2027 का एग्जाम टारगेट करने वाले बच्चों के लिए तो ये सीरीज बहुत लाभदायक है ही। ऐसे बच्चे जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पर मैं इंडियन हिस्ट्री विषय डील कर रहा हूँ, जबकि अन्य विषय विशेषज्ञ अलग अलग विषय आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनकी मुलाकात आपसे समय समय पर होगी। तो नियमित रूप से इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहना है और हर दिन सरकारी नौकरी पाने के अपने उस सपने के हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना है। चल आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग बात करते हैं मुगल्स की, तो मुगल्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग मुगल्स यानी शक्तिशाली मुगल, एक होते हैं वीक मुगल यानी कमजोर मुगल, जो स्ट्रॉन्ग मुगल्स के बाद में आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग मुगल्स में हमको पढ़ना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इनको याद रखने के लिए हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द है भाजसा। क्या है? भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अभी जो शब्द है मुगल, ये कहां से आया है? असल में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी कि मुगलों का जो ओरिजिन है वो मंगोलों से ट्रेस किया जाता है। और यहाँ पे जो मुगल शब्द है वो बना है मंगोल शब्द से ही। तो वर्ड मुगल हैज इट्स ओरिजिन इन दी वर्ड मंगोल। यही जो वर्ड मंगोल है समय के साथ मुगल हुआ कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए जो कि मुगल कहलाए। और वो लोग अभी हम पढ़ेंगे, जैसे बाबर जो पहले मुगल बादशाह हैं, तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनका ओरिजिन हम लोग मंगोलों तक ट्रेस करेंगे। तो दी वर्ड मुगल मींस ब्रेव, बाकी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बहादुर। ठीक, तो ये एक बात हो गई। अब सबसे पहली बात हम लोग बाबर को डिस्कस करें तो बाबर जो शक्तिशाली मुगल बादशाह में सबसे पहले, इनने भारत पर 1526 से 1530 तक शासन किया, लेकिन इनका ओरिजिन भारत से संबंधित नहीं है। ये तो बाहर से आए हैं, इंडिया पर अटैक किए हैं। तो कहां से इनकी कहानी शुरू होती है? तो बाबर की कहानी शुरू होती है कि बाबर अपने पिता के साइड से असल में तैमूर के वंशज हैं और अपनी मदर के साइड से मंगोल चंगेज खान के वंशज हैं। यानी बाबर के जो पिता, उनके पिता, अगर हम ऐसा करते जाएं तो उनके पिता तैमूर के वंशज हैं और तैमूर एक तुर्क मुसलमान थे और इसीलिए बाबर भी एक तुर्क हैं। दूसरी तरफ बाबर की जो मदर हैं, तो उनका अगर हम साइड पीछे तक हम हिस्ट्री ट्रेस करें तो वो मंगोलों के वंश से हैं और चंगेज खान के वंश से हैं। अब मान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुगल किस वंश से हैं, और वहां आपको तुर्क भी दिखते हैं और मंगोल भी दिखते हैं। अगर दोनों कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप तुर्क चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैट्रियर्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से, क्योंकि तैमूर तुर्क थे तो इसलिए बाबर को भी तुर्क माना जाएगा। और ये क्योंकि मंगोल से भी संबंधित है तो यही जो शब्द है मंगोल, यही इनके लिए मुगल समय के साथ बन जाता है। ओके, चल अगली बात करें तो बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, तो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। तो इनके जो पिता थे, तो जो पिता हैं वो असल में फरगना के हेड थे, फरगना के सरदार थे। लेकिन पिता की मृत्यु हो जाती है जब बाबर 11 वर्ष की आयु के होते हैं और इसलिए बाबर फरगना के नए सरदार बन जाते हैं। तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक, 14 फरवरी 1483 फरगना में जन्म, और यहां पे हमने देखा कि ये फरगना के शासक बन गए जब 11 वर्ष के थे। आगे चलकर 1504 में इन्होंने काबुल पर कब्जा किया। इस तरीके से बाबर के पास फरगना और काबुल आ गया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि बाबर को भारत आने का मौका कैसे मिला और क्यों वो भारत आए, क्योंकि अभी तक तो ये फरगना और काबुल दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो तो भारत से बाहर है। तो फिर कैसे इनको मोटिवेशन मिला कि वो इंडिया पे अटैक करें? तो इसकी कहानी कहां छुपी हुई है? दिल्ली सल्तनत में। क्योंकि भारत पर, उत्तर भारत पर हम स्पेसिफिकली कहें तो उत्तर भारत पर लोधी वंश का शासन था। जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में जो सबसे अंत में जो वंश आया वो है लोधी वंश। तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? गुलाम, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। लोधी वंश में भी जो अंतिम लोधी शासक होते हैं उनका नाम होता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ने बड़ी केंद्रीकृत नीति अपनाई, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अपनाई
और इनके जो अलग अलग अफगान गवर्नर थे इब्राहिम लोदी के, क्योंकि इब्राहिम लोदी खुद भी अफगान थे, तो इनके जो अलग अलग गवर्नर थे वो बहुत परेशान हुए इब्राहिम लोदी से। क्यों? क्योंकि अभी तक जो अफगान गवर्नर हुआ करते थे उनको अपने अपने क्षेत्रों में बिल्कुल फ्रीडम की आदत थी, स्वतंत्रता की आदत थी, वो अपने खुद फैसले लेते थे, किसी पर अटैक करना होता था तो अटैक करते थे, कितना अपने लोगों से टैक्स लेना है खुद डिसाइड करते थे। तो यहां पर वो स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी फील करते थे। जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तान ने उन पर कसा शिकंजा, कैसे कि उनको बांधा नियमों कानूनों में कि हर चीज आप हमसे पूछ के करो, आपको किसी क्षेत्र पर अटैक करना है पहले हमसे पूछो, कितना अपने लोगों पर टैक्स लगाओगे हमसे पूछो, क्या नया कानून आ रहा है हमसे पूछो। और जिसकी वजह से ये घुटन महसूस करने लगे, जबकि अभी तक इनको स्वतंत्रता की आदत थी। यही कारण था कि इब्राहिम लोदी के गवर्नर ही इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गए। जैसे उनमें से एक थे दौलत खां लोदी। अब आप सोचो, इनके नाम में ही आ रहा है लोदी, तो ये भी अफगान है, अफगान सरदार दौलत खां लोदी, पंजाब के गवर्नर। लेकिन ये अपने ही सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गए और इन्होंने काबुल के राजा बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया में आइए और इस व्यक्ति को उठा उठा के पटकिए और इसको हटाइए पावर से। इन लोदी लोगों को, दौलत खां लोदी और भी हैं, जैसे आलम खां लोदी, ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे, इन्होंने भी इनवाइट किया बाबर को। तो इन लोदी लोगों को क्या लग रहा है कि बाबर यहाँ पे आएंगे, इब्राहिम लोदी को हराएंगे, उसके बाद वो खुद वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्या होगा वो हम देखेंगे जरूर। तो यहां पर बाबर को दौलत खां लोदी, पंजाब के गवर्नर आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा, यहां तक कि मेवाड़ के राणा संगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया। तो यहां पर बच्चे एक मेवाड़ के राणा संगा भी हैं, इन्होंने भी इनवाइट किया कि आओ और अटैक करो इब्राहिम लोदी पर। अच्छा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत हरियाणा में है, और यहां पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में हम लोग देखते हैं कि बाबर ना सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराते हैं बल्कि इनकी हत्या भी कर देते हैं। ये एकमात्र दिल्ली सुल्तान है जो युद्ध स्थल पे मारा गया, वो है इब्राहिम लोदी। और इस तरीके से बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने के बाद कुछ टाइटल्स भी लिए जो एग्जाम में आते हैं, जैसे खाका। खाका मतलब होता है सम्राट। और यहां पे उन्होंने शाहरुखी और बाबरी नामक चांदी के सिक्के भी अपने सैनिकों में बंटवाए, जो इतने दूर दराज के क्षेत्र से उन पर विश्वास करके यहां तक आए हैं। तो बाबरी और शाहरुखी नाम के चांदी के सिक्के। और यहां पे बाबर को सैनिकों ने टाइटल दिया कलंदर। कलंदर मतलब फकीर व्यक्ति, कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें भौतिकवाद में नहीं है, क्योंकि उसने सिक्के बांटे ना सैनिकों को, इसलिए सैनिक कह रहे हैं कि वाह यार, तुम क्या आदमी हो, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है कि तुम अपनी ये संपत्ति हम पे लुटा रहे हो, तुम तो एकदम कलंदर आदमी हो, कि जो पैसे से मोह माया से दूर। तो इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि भी मिलती है। अच्छा, इसके अलावा इस लड़ाई में जो जीत की मुख्य वजह रही पानीपत की लड़ाई में, वो रही बाबर की तोपखाना, आर्टिलरी। उत्तर भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने ही किया है। और दूसरी चीज तुगलुमा या तुलुगुमा पद्धति जिसको हम कहते हैं। अब देखो, इब्राहिम लोदी की सेना 40,000 की सेना थी, बाबर की सेना 8,000 की सेना थी, यानी इब्राहिम लोदी की सेना 5 गुना बड़ी थी, मगर फिर भी इब्राहिम लोदी हार गए और मारे गए। तो ये तुलगुमा पद्धति क्या है? असल में जैसे मान लो ये इब्राहिम लोदी की सेना और ये बाबर की सेना, ये लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन बाबर की सेना की कुछ टुकड़ी लेफ्ट और कुछ टुकड़ी राइट में इस प्रकार मौजूद होती थी कि जब ये लोग सामने आमने लड़ रहे हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के लोग, तो बाबर की कुछ सेना की टुकड़ियां अचानक ही दुश्मन पे साइड से आके टूट पड़ती थी, जिससे दुश्मन हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करता था। आप इमेजिन करो कि आप आमने सामने लड़ाई कर रहे हो, इतने में कुछ लोग यहां से आपको मारने आ गए, कुछ यहां से मारने आ गए, तो आप तो 3 तरफ से घिर गए। और इसलिए ये जो टैक्टिक था, ये खुद बाबर ने किससे सीखा? तो बाबर ने अपनी पुस्तक तुज़ुक बाबरी में लिखा है कि ये तुलुगुमा पद्धति मैंने सीखी है शेवानी खां उज़्बेक से। और ये जो शेवानी खां उज़्बेक है जिनसे ये तुलुगुमा पद्धति सीखी गई, तो वो बाबर ने सरे पुल की लड़ाई में सीखी थी। बाबर तुज़ुक बाबरी में अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में खुलकर अपनी खामियों को ओपनली एक्सेप्ट किए हैं, और जहां पर उनके कोई अचीवमेंट रहे उनको भी एक्सेप्ट किए हैं। तो बाबर ने लिखा है कि सरे पुल की लड़ाई में शेवानी खां उज़्बेक से मैंने ये तुगलुमा या तुलुगुमा पद्धति सीखी, और फिर इसका इस्तेमाल पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया और उसको हराया। इस युद्ध में एक तो तुलुगुमा पद्धति और दूसरा बाबर के तोप खाने, उसके तोप, ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। अब बाबर के 2 तोपची जिनका एग्जाम में नाम पूछ सकता है, उस्ताद मुस्तफा खां और उस्ताद अली कुली खां, तो ये 2 तोपचियों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा।
एनीवेज 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने राणा संगा पे अटैक किया। क्यों? बाबर ने राणा संगा पर आरोप लगाया है अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी में कि राणा संगा ने मुझे इनवाइट किया था कि मैं इब्राहिम लोदी पर आऊं, इब्राहिम लोदी पर अटैक करूं इंडिया में आकर, और उन्होंने ये कहा है बाबर ने कि राणा संगा ने मुझे वादा किया था कि वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरा साथ देंगे, लेकिन राणा संगा पानीपत की लड़ाई में बाबर का सपोर्ट करने नहीं आए, ऐसी चीज बाबर ने लिखी। और इसीलिए बाबर ने राणा संगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया है अपनी पुस्तक में और इन पर अटैक किया। खानवा की लड़ाई, खानवा राजस्थान में एक जगह है, और इस लड़ाई को जीतने के बाद, खानवा में राणा संगा को हराने के बाद, हम देखते हैं कि बाबर ने गाजी की उपाधि ली। गाजी मतलब एक ऐसा सैनिक जो कि इस्लाम के लिए अपनी जान भी दे दे, तो इस्लाम के लिए अपनी जान न्योछावर कर देने वाला व्यक्ति, इसको हम लोग कहेंगे गाजी। तो बाबर ने ये उपाधि ली है। अच्छा, बाबर ने खानवा युद्ध से पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। देखो, कहानी ये थी कि राणा संगा एक बड़े ही वीर महान योद्धा, और उनके बारे में अलग अलग प्रकार की कहानियां थी कि वो अमर हैं, 80 से ज्यादा युद्ध में हिस्सा लिए, उनको शरीर पे बहुत सारे घाव हैं और उनको आज तक कोई मार नहीं पाया, वो अमर हैं, उनकी आंख भी नहीं है मगर फिर भी वो लड़ते हैं युद्ध, एक हाथ भी नहीं है फिर भी वो युद्ध लड़ते हैं। तो बाबर की सेना डरने लग गई, कई सारे सैनिकों ने कहा हम वापस जा रहे हैं। तो बाबर जब उनको लॉजिक से नहीं रोक पाए तो अब धर्म का इस्तेमाल किया कि ठीक है जाओ, जिसको जाना है जाओ, लेकिन मैं तो इस्लाम के लिए लड़ूंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो ऊपर जाके मैं मुंह यही दिखाऊंगा कि मैं इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते मरा हूं, तुम लोगों की तरह नहीं जो कायर है, तो तुम मरोगे तो क्या ऊपर जाके मुंह दिखाओगे, तो मैं इस्लाम का सैनिक हूं, तो इसलिए मैं तो लड़ूंगा। और तब बाबर ने सारी शराब की बोतलें भी तोड़ दी कि शराब इस्लाम में वर्जित है, तो देखो मैं सच्चा मुसलमान, सब तोड़ रहा हूं। तो बाबर ने यहाँ पे धर्म का नाम का इस्तेमाल किया, जिहाद का इस्तेमाल किया और सैनिकों को प्रेरित किया कि वो इस युद्ध में लड़ें। कई सैनिक रुके, बाबर की बात माने, और इस तरीके से राणा संगा की पराजय हुई। यह है खानवा की लड़ाई। फिर अगले साल 1528 में बाबर ने मेदिनी राय, तो मेदिनी राय भी कौन है बच्चे, एक राजपूत शासक, और चंदेरी की लड़ाई में उनको हराया। चंदेरी मध्य प्रदेश में एक जगह है, और यही चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने मेदिनी राय राजपूत शासक को हराया। तो अब आप क्या देखते हो कि 1526 में पानीपत की लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी बाबर जीते, 1527 खानवा की लड़ाई बाबर राणा संगा बाबर जीते, 1528 चंदेरी की लड़ाई बाबर वर्सेस मेदिनी राय बाबर जीते। अब देखिए यहां पर एक और लड़ाई होने वाली है 1529 में, घाघरा की लड़ाई। क्यों? आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो लोदी लोग थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को बुलाया था, उनको क्या लग रहा था कि बाबर इंडिया में आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, बाबर वापस चला जाएगा और नॉर्थ इंडिया हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन बाबर तो इंडिया से गए नहीं, और इसलिए ये लोदी लोग जिन्होंने एक समय बाबर को इनवाइट किया, अब यही बाबर के खिलाफ हो गए कि तुम जा क्यों नहीं रहे भैया। तो बाबर ने कहा कि पागल थोड़ी ना हो, तुम लोगों के लिए थोड़ी ना आया था मैं तुम्हारी कठपुतली हूं क्या कि जब तुम कहो आओ, जब तुम कहो जाओ तो मैं चला जाऊं, नहीं जाऊंगा, अब तो मैं यही शासन करूंगा। इसलिए बाबर के खिलाफ महमूद लोदी उतर आए। लेकिन यहाँ पे घाघरा की जो लड़ाई थी, घाघरा की नदी जो है उसी के तट पे लड़ाई हुई, मेनली बिहार वाला क्षेत्र। यहाँ पे बाबर की तबीयत युद्ध के दौरान बहुत खराब हो गई, और तब बाबर ने महमूद लोदी के साथ एक शांति संधि की, तो इसमें ना तो कोई जीता ना तो कोई हारा। फिर बाबर की अगले साल मृत्यु हो गई 1530 में। शुरुआत में उनको आगरा में दफनाया गया, लेकिन क्योंकि बाबर की इच्छा थी मरने से पहले कि मुझे काबुल में, जहां का मैं राजा हूं, वहां दफनाया जाए, इसलिए फिर आगे चल के उनकी डेड बॉडी को कहां लेके जाया जाता है, काबुल। तो आज उनकी समाधि कहां पर है, काबुल में है। खैर, तो ये भी बात हमको दिमाग में रखनी है। इस तरीके से ये 4 बैक टू बैक युद्ध हैं। आप इसको याद रखने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करें कि बाबर ने 1526 में पानी पिया, पानी से पानीपत, फिर खाना खाया। जब भी मैं फिर बोलता जाऊं तुम एक एक साल ऐड करते जाना। बाबर ने 1526 में पानी पिया, फिर खाना खाया, खानवा, फिर चाय पी चंदेरी, और फिर घाघरा पहन के मर गए। कुछ होगा भाई, थीम डेथ होता है ना, थीम डांस, तो वैसे ही थीम डेथ। एनीवेज, तो यहाँ पे घाघरा की लड़ाई महमूद लोदी के साथ, लेकिन यहाँ पे शांति संधि करनी पड़ी और कब्र फिर काबुल में है। बाबर ने एक पुस्तक लिखी है तुजुक बाबरी, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इस ऑटोबायोग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं बच्चा कि बाबर की ये जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुक बाबरी, ये तुर्की भाषा में, बाबर को तुर्की भाषा आती थी, तो तुर्की भाषा या चगतई तुर्की, इसमें ये तुजुक बाबरी पुस्तक लिखी गई है। अब यहाँ पे उन्होंने बिना तथ्य को किसी को दबाए अपने खुलकर सारी बातों को, सफलता असफलता सबको बताया है। इस पुस्तक को आगे चल के एक व्यक्ति होते हैं जो अकबर के टाइम पर आते हैं, जिनका नाम होता है अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम इस पुस्तक को ट्रांसलेट करते हैं तुर्की भाषा से फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज में, और तब इस पुस्तक का नाम पड़ता है बाबर नामा। तो ध्यान रखें बच्चे, किसने ट्रांसलेशन किया तुजुक बाबरी का,
तुर्की से फारसी में, तब आप सही जवाब क्या देंगे? तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना उनकी उपाधि है, जो अकबर ने उनको उपाधि दी थी। खाने खाना का मतलब होता है खानों में खान हो तुम, ठीक है, तो ये उपाधि थी जो कि अब्दुल रहीम को मिलती है। एनीवेज यहां पर आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया जाता है, तो तुजुक बाबरी किस में है? तो ये तो है तुर्की में, बाबरनामा फारसी में, और इस पुस्तक का फर्दर ट्रांसलेशन किया जाता है इंग्लिश में जॉन लेडन, विलियम अर्स्कीन और मैडम बेवरेज, इन 3 लोगों के द्वारा, और इन पर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इन 3 नामों को दिमाग में रखें, जॉन लेडन, विलियम अर्स्किन और मैडम बेवरेज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले व्यक्ति की तरफ, जिसका नाम है हुमायूं। तो बाबर का टाइम पीरियड क्या है बच्चे? 1526 से 30, और उनके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है हुमायूं, वो शासन करता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड बड़ा अजीब है, 1530 से 1540, और फिर 15 वर्षों का गैप आने के बाद 1555 से 1556। ऐसा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल, और जो सबसे बड़ा बेटा है वो बाबर का उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन हुमायूं एक गलती करता है। असल में हुमायूं के पिता है बाबर, और बाबर किस वंश से जुड़े हुए हैं? तैमूर, तुर्क। और तुर्कों में, तैमूरों में, एक तैमूर के वंशजों में एक परंपरा होती थी, वो ये होती थी कि जब भी कोई व्यक्ति नया राजा बन रहा है तो वो अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विघटन करता है, यानी डिवाइड करता है कि भैया तुम ये क्षेत्र संभाल लो, तुम ये क्षेत्र संभाल लो। तो हुमायूं ने भी सोचा मैं भी ऐसा करूंगा, तैमूरी परंपरा, तुर्की परंपरा का फॉलो करूंगा, और मैं भी अपने भाइयों में अलग अलग क्षेत्र हमारे साम्राज्य का बांट देता हूं, ताकि मेरे भाई खुश रहें, मुझसे अच्छे संबंध बने रहें। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब जब सबको इनने अलग अलग क्षेत्र बांटे, जैसे हुमायूं ने कामरान और यहाँ अस्करी, हिंदल, सबको अलग अलग क्षेत्र बांटे, यही लोग आगे चल के हुमायूं के जान के दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब कामरान को काबुल, कंधार, पंजाब मिला, अस्कारी को संभल मिला, हिंदाल को मेवात, अलवर मिला, तो इन लोगों के पास अपने अपने क्षेत्र आ गए। तो ये लोग सोचने लगे कि हम तुम्हारी सुने क्यों, इनके पास अपना अपना पैसा है, क्योंकि इन क्षेत्र के लोगों से यही लोग पैसा लेते थे। तो ये कहने लगे कि हम तुम्हारी क्यों सुने, हमारे पास क्षेत्र है, पैसा है, और उस पैसे से इन्होंने अपनी अपनी आर्मी बनाई हुई थी, तो ये इनकी क्यों सुने। इसलिए समय के साथ इन भाइयों ने अपने ही बड़े भाई हुमायूं का विरोध किया, जिनमें कामरान तो हुमायूं की जान का दुश्मन बन जाएगा और आगे चल के अपनी सेना को हुमायूं के पीछे लगाएगा। कब, वो मैं आपको बताऊंगा। अब होता क्या है कि हुमायूं ने चलो एक गलती तो कर दी, लेकिन अब हुमायूं की एक बहुत बड़ी जो मिलिट्री वीकनेस सामने आती है, वो शेर शाह सूरी के साथ लड़ाई में। ये शेर शाह सूरी भी असल में अफगान है। आपको पता है कि मुगलों और अफगानों की लड़ाई बहुत पुरानी है, जैसे बाबर इब्राहिम लोदी, फिर बाबर की महमूद लोदी के साथ घाघरा की लड़ाई। और आपको याद है कि बाबर ना अफगानों का मुद्दा सुलटा नहीं पाए थे, बाबर पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं कर पाए थे मैटर। और आपको याद होगा बाबर की तबीयत खराब होने लगी थी, उन्होंने शांति सदनी कर दी थी, यानी अफगान अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा थे मुगलों के लिए। और ये खतरा आप देखो और बड़ा हो गया। हुमायूं के टाइम पर एक अफगान व्यक्ति शेर शाह सूरी की हुमायूं से 2 लड़ाइयां होती हैं। तो यहां पर हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी, लड़ाई का नाम है चौसा की लड़ाई। चौसा बिहार में एक जगह का नाम है, यहाँ पे गंगा नदी के तट पे लड़ाई होती है, जहां पे हुमायूं हार जाते हैं। बताओ, मुगल बादशाह हार गए और हुमायूं गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। इतना ही नहीं, अगले साल हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में फिर लड़ाई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। इस लड़ाई में तो हुमायूं की इतनी खतरनाक हार होती है कि शेर शाह सूरी अपनी सेना उनके पीछे लगाते हैं, हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। बताओ, कहां एक समय का मुगल बादशाह अर्श पर, और कहां कुछ समय बाद फर्श पर, यानी कि अब तो उनका साम्राज्य छिन गया। कामरान ने इसी समय हुमायूं की मदद करने के बजाय अपनी सेना हुमायूं को पकड़ के मारने के पीछे लगा दी, अपने ही बड़े भाई को। तो हुमायूं हर जगह से फंस चुके हैं, उसका भाई कामरान भी पीछे पड़ा हुआ है, शेर शाह सूरी की सेना भी पीछे पड़ी हुई है, और यहां पे लगातार 2 बैक टू बैक हार हो गई। अब इस कन्नौज की लड़ाई के बाद हमको उम्मीद क्या थी कि भाई हुमायूं तो अब कुछ बड़ा फैसला लेगा। अरे लेकिन हुमायूं क्या कर रहा है, हुमायूं दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और इस बीच हुमायूं को प्रेम हो जाता है सिंध में हमीदा बानो बेगम से, और वो विवाह कर लेते हैं। बताओ साहब, आदमी का साम्राज्य छिन गया, लेकिन प्रायोरिटी देखो, प्राथमिकता देख लो, विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम से विवाह होता है, और हुमायूं को हमीदा बानो बेगम से ही 1542 में अकबर का जन्म होता है। तो ध्यान रखना, 1539 में चौसा की लड़ाई, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई, और 2 साल बाद 1542 में अकबर का जन्म होता है। कहां? उमरकोट, पाकिस्तान। आज ही जगह पाकिस्तान में, उस टाइम पर तो ऐसा पाकिस्तान था ही नहीं, तो यहां पे जन्म होता है। अब ध्यान से सुने,
किसने सोचा था कि इतनी साधारण सी जगह पैदा होने वाला व्यक्ति आगे चल के एक महान मुगल बादशाह बनेगा, यानी अकबर। चलो अब अगली कहानी यह है कि हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे देखो भटकना पड़ रहा है, और फाइनली हुमायूं पहुंचेंगे ईरान। यहाँ पर हुमायूं का एक पुराना दोस्त होता है जिसका नाम होता है शाह तहमस्प, और शाह तहमस्प बड़ा शाही स्वागत करता है भाई हुमायूं का। यानी शाही स्वागत का मतलब है कि बहुत अच्छे से वेलकम करेगा। इसके लिए लंच में 150 से ज्यादा व्यंजन बनाए जाते थे, जबकि हुमायूं अभी मुगल बादशाह नहीं है, फिर भी शाह तहमस्प ने अपनी दोस्ती निभाई। हुमायूं ने शाह तहमस्प से कहा कि मुझे तुम्हारी सेना चाहिए, मुझे वापस इंडिया लेना है। तब शाह तहमस्प ने कहा कि देखो भैया, मैं हूं शिया मुसलमान, तुम हो हुमायूं सुन्नी मुसलमान, तो तुम शिया बन जाओ, वरना मेरी सेना तुम्हारा मदद ही नहीं करने वाली। और तब हुमायूं शिया बन जाते हैं। अब इस तरीके से शाह तहमस्प अपनी सेना की कुछ टुकड़ी इसको देते हैं। अब हुमायूं धीरे धीरे अपने कुछ कुछ क्षेत्रों को यहाँ अफगानिस्तान में वापस पा रहे हैं, जो कि उनके पिता बाबर के क्षेत्र थे, तो इन क्षेत्रों को रीगेन कर रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पर इंडिया में 1540 में शेर शाह सूरी का साम्राज्य शुरू हो चुका है, लेकिन शेर शाह सूरी बस 5 साल शासन करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। हुमायूं खुश हो जाता है, लेकिन अभी शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह सूरी आता है जो 9 साल शासन करता है। तो शेर शाह सूरी 5 साल, इस्लाम शाह सूरी 9 साल, 14 साल बीत चुके हैं, और अभी हुमायूं इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने इंडिया का सपना छोड़ा नहीं है। तो हुमायूं पर एक शेर याद आता है कि खैरियत नहीं पूछता मगर खबर रखता है, सुना है वो शख्स हम पर हरदम नजर रखता है। हुमायूं ने इंडिया का सपना छोड़ा नहीं, 14 साल हो चुके हैं। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी की डेथ होती है, फिर कुछ कमजोर सूरवंश के शासक आते हैं, और फिर 1555 में आता है सिकंदर शाह सूरी। सोचो 15 वर्ष बीत चुके हैं। 1540 में हुमायूं कन्नौज का युद्ध हारा था, 1555 आ चुका है। अब हुमायूं इंडिया पर अटैक करेगा, सिकंदर शाह सूरी को हराएगा, और इस तरीके से इस लड़ाई को सरहिंद की लड़ाई कहा जाएगा। हुमायूं जीतता है, सिकंदर शाह सूरी हारता है, और वापस मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना करता है। गजब बात है भाई। तो हुमायूं फारस में रहा, शाह तहमस्प ने शाही स्वागत किया, और फिर शेर शाह की मृत्यु, भारत में सूरवंश का तेजी से पतन, सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने 1555 में सिकंदर शाह सूरी को हराया और आगरा और दिल्ली पर पुनः अपना कब्जा जमाया। अब यहाँ पे हुमायूं कब्जा जमा लिए, बढ़िया। अब हुमायूं के और कोई अचीवमेंट या और कोई बात? हाँ, हुमायूं ने इंडिया में मीना बाजार शुरू किया, जो महिलाओं का बाजार था। सिर्फ महिला विक्रेता और महिला खरीदार, यानी महिला सेलर होती थी जो भी सामान बिक रहा है, और महिला ही खरीदार होती थी, पुरुष यहाँ पे अलाउड नहीं थे। ये मीना बाजार हुमायूं ने शुरू किया। आगे चल के अकबर इसको खुशरोज नाम देगा, इस मीना बाजार को। हुमायूं ने सबसे पहले हिंदू शासकों को तुलादान की अनुमति दी। तुलादान क्या होता है? जहां पर तराजू के एक हिस्से पर हिंदू राजा बैठा करते थे, और दूसरी तरफ जो भी फल फूल, सोना चांदी, मिठाई, जो भी वो दान करना चाहे उनके वजन का वो दान करते थे। ठीक है, तो कुछ इस्लामी शासकों के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये तुलादान प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन हुमायूं ने हिंदू राजाओं को ये तुलादान करने की प्रथा को अलाउ किया। बीच में कुछ समय पहले मोदी जी जब एक साउथ इंडिया में मंदिर गए थे, तब इन्होंने फूल दान करवाए थे तुलादान प्रथा में। इसके अलावा हम देखते हैं कि हुमायूं की बहन, जिनका नाम गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा। ध्यान दें, देखो बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी, बाबर ने खुद लिखी है ये आत्मकथा, लेकिन हुमायूं पर पुस्तक उसने खुद नहीं लिखी, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। फिर हुमायूं ने एक सिटी स्थापित की थी, दीन पनाह, जो दिल्ली के बाहर ही एक शहर था। आज दिल्ली इतना बड़ा हो चुका है कि वो दिल्ली का पार्ट ही है, लेकिन हुमायूं इधर ही एक लाइब्रेरी बनवाते हैं दीन पनाह में, क्योंकि हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन एक दिन उस लाइब्रेरी से इनका पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से हुमायूं की सीढ़ी से गिरने के कारण हो जाती है मृत्यु। तो ये है, हुमायूं बहुत खुश थे कि वापस मैंने पा लिया है इंडिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हुमायूं दीन पनाह की लाइब्रेरी से गिरे और यहाँ पे हुमायूं हो गए धराशायी। इस तरीके से हुमायूं की हो गई 1556 में मृत्यु। तो बताओ, 1555 में इंडिया हासिल किया, 6 महीने ही बस शासन कर पाए और 1556 में मृत्यु हो गई। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम या बगा बेगम, उन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। तो ये है हुमायूं का मकबरा। ये सिर्फ हुमायूं का ही मकबरा नहीं, बल्कि कई सारे शाही परिवार के और भी मुगल सदस्यों को यहाँ पे दफनाया गया है, इसलिए इसको मुगलों का मकबरा कहते हैं। मुगलों का मकबरा। इसके आर्किटेक्ट हैं मिर्जा गियास बेग, और बनवाया किसने? तो हुमायूं की एक पत्नी हाजी बेगम।
देखो, एक है हमीदा बानो बेगम जिनसे अकबर हुए, और एक है हाजी बेगम या जिनको बगा बेगम कहते हैं। तो इनको मुगलों का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स भी कहते हैं। बाकी आर्किटेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जाते जाते क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हुमायूं ने ताज ए इज्जत का आविष्कार किया। हाँ, ताज इज्जत एक कोनिकल टोपी होती थी, एक नुकीली टोपी जिसको पहनते थे हुमायूं, तो इसको ताज इज्जत कहते थे। तो ये सिर पर पहनने वाला वस्त्र था जिसमें एक टोपी और एक लपेटने वाला कपड़ा शामिल था। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 एकदम सही जवाब है। इसके अलावा बच्चे, हुमायूं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या में भी विश्वास रखते थे, इसलिए वो हफ्तों के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे। उनको लगता था कि जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट है उससे व्यक्ति का जो दिन है वो डिसाइड होता है। अलग अलग प्लैनेट के मूवमेंट से अलग अलग व्यक्ति की किस्मत और दिन डिसाइड होता है, इसलिए वो अलग अलग वस्त्र के रंग के वस्त्र पहनते थे ताकि उस दिन उनके साथ कुछ शुभ शुभ हो। तो जो भी दिन का कोई रंग है वही रंग का वो वस्त्र पहनेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास रखते थे। चलिए, तो इस तरीके से आज हमने खत्म कर दिया अपनी क्लास में बाबर और हुमायूं, और फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और आगे के मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।